friends, myself Dr. आरती शर्मा। हम CSIR नेट लाइफ साइंसेस का यूनिट 1 का ग्लूकोनियोजेनेसिस टॉपिक देख रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर हम ये यूनिट फर्स्ट का पार्ट 3 है। पहले वाले 2 पार्ट्स के अंदर हमने देखा था बायोमेडिकल इम्पॉर्टेंस, अदर साइकिल्स एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। पार्ट 2 के अंदर हमने रेसिप्रोकल रेगुलेशन देखा था। ये हमारा पार्ट 3 है। इसके अंदर हम फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का रोल, ब्लड ग्लूकोज और ग्लूकोनियोजेनेसिस का रिलेशनशिप एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 3। तो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ये हम देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो ये वाला जो 1,6 बिसफॉस्फेट है, ये स्टेप रिवर्सिबल स्टेप नहीं होता है। तो इसको अगर रिवर्सिबल करना है तो तभी उस प्रोसेस में ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी। तो जब इसका ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और इसके लिए एंजाइम चाहिए होती है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेस। ये वाली एंजाइम वाटर को अपने वाटर रिक्वायर करती है एंड फॉस्फेट रिलीज़ कर देती है, क्योंकि 1,6 बिसफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट हट जाएगा तो वापस से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा और बाकी हमारा ग्लूकोज से या ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो सकती है। ग्लाइकोलाइसिस में जो स्टेप होता है उसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप में कौन सी एंजाइम रिक्वायर्ड होती है? वो होती है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है, इसका बेसिकली रोल क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे रिवर्सिबल पाथवे दोनों एक दूसरे के अपोजिट पाथवे हैं, और ये वाला जो स्टेप है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनने का, ये स्टेप रिवर्सिबल स्टेप नहीं होता है। इसलिए 2 डिफरेंट एंजाइम्स रिक्वायर्ड होती हैं। एक है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे एक और फॉस्फेट अटैच करके उससे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना देती है, और दूसरी एंजाइम है बिसफॉस्फेटेज जो एक फॉस्फेट को इरेज आउट कर देती है ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में। अब ये जो हमारा फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है, ये एक सबस्ट्रेट है। ये बेसिकली एलोस्टेरिक, आप आसानी से देख रहे हो, इनहिबिट कर रहा है इस पाथवे को, और इन टर्न ये एक्टिवेट कर रहा है PFK1 को। तो अगर फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट प्रेजेंट है तो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे को स्टिमुलेशन मिलेगा, इन टर्न ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट होगा। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का एक्टिवेटर है, इन टर्न बिसफॉस्फेटेज एंजाइम का इनहिबिटर है। और ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का इनहिबिशन कैसे हटाता है? ATP के लेवल को इन्हांस करके। तो हम ये देख सकते हैं कि फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए एक अच्छा सबस्ट्रेट नहीं है। इन टर्न ग्लाइकोलाइसिस के लिए एक पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर है। फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट कैसे बनता है? ये बनता है जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉस्फोरिलेशन होता है। हमें पता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के फॉस्फोरिलेशन से क्या बनता है? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। मतलब एक फॉस्फेट उसके एक और फर्स्ट पोजीशन पे अटैच हो जाता है, लेकिन 2,6 बिसफॉस्फेट में फॉस्फेट को सेकंड पोजीशन पे अटैच होना है। तो पहला वाला जो मैंने आपको रिएक्शन बताया है वो ग्लाइकोलाइसिस में होता है, उसमें फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट का रोल होता है, लेकिन फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज अगर सेकंड रोल प्ले करेगी तो वो बनाएगी फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट।
और ये जो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है ये ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये खुद अपना ब्रेकडाउन कर सकता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2, क्योंकि इस एंजाइम PFK2 एंजाइम के पास में अपना ओन एक और सब यूनिट अटैच होती है जिसको हम बोलते हैं फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज। ये दोनों एक्टिविटीज़ एंजाइम के साथ में होती है। इन टर्न PFK2 पे एलोस्टेरिक कंट्रोल करता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इनहिबिट करेगा फॉस्फेटेज एंजाइम को, इन टर्न काइनेज को वो एक्टिवेट करेगा। तो हम ये पाथवे देख लेते हैं। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, हमें पता है 1,6 बिसफॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस में बनता है, लेकिन 2,6 बिसफॉस्फेट कैसे बनता है? PFK2 से। PFK1 होती तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता। तो ये ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के अंदर ही फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बन सकता है। सिर्फ ATP की रिक्वायरमेंट है। एंजाइम है हमारी PFK2 जो कि अभी एक्टिव है। इसी एंजाइम के पास में एक और कंपोनेंट होता है फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज जो कि अभी इनएक्टिव है, इसीलिए फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बन रहा है। फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का हमने अभी देखा था कि ये 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम को इनहिबिट करता है और एक्टिवेट करता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट को, जो कि हमारे ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए एक अपोजिटली एक्ट करती है। PFK1 ग्लाइकोलाइसिस को स्टिमुलेट करती है और बिसफॉस्फेटेज ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करती है। इससे आगे वाली स्लाइड में हमने ये वाला पाथवे देख चुके हैं। तो अब ये जो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है, अगर इस पे ये वाली हम एंजाइम का इंटरनल पाथवे देखें तो ये वाली एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 जब एक्टिव है तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनाएगी? फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बनाएगी। और अगर ये वाली एंजाइम इनएक्टिव है तो इनएक्टिव होने में ये फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगी, तब क्योंकि तब फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम एक्टिव होगी। ठीक है, तो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम जब एक्टिव होगी तो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट से एक फॉस्फेट रिमूव करके वापस से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना देगी, जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें पता है ये जो बिसफॉस्फेटेज एंजाइम अभी एक्टिव पड़ी हुई है, इनएक्टिव है, इस पर जैसे ही ATP अटैच होगा तो ये एक्टिव हो जाएगी। और जब इसमें से ये ATP का जो यूज़ है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इन टर्न जो प्रोटीन फॉस्फेटेज 2 है, जब इस PFK2 से एक फॉस्फेट रिमूव करेगी तब ये PFK2 एक्टिव हो जाती है। इन टर्न जो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज है, जब इसमें ये फॉस्फेट को यूटिलाइज करती है तब ये एक्टिव होती है। तो दोनों एंजाइम अपोजिटली काम करती हैं। मतलब PFK2 एक्टिव कब है? जब उस पर फॉस्फेट नहीं लगा हुआ है, और फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज एक्टिव कब है? जब उस पर फॉस्फेट लगा हुआ है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक एलोस्टेरिक सबस्ट्रेट के जैसे भी काम करता है। कैसे? अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की तो ऑब्वियसली ये प्रेफर करेगा कि ग्लाइकोलाइसिस हो, ग्लूकोनियोजेनेसिस ना हो, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसकी ज़्यादा अमाउंट का कोई काम नहीं है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट स्टिमुलेट करेगा ग्लाइकोलाइटिक पाथवे को, और इस स्टिमुलेशन के लिए वो कौन सी एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा? PFK2 को स्टिमुलेट करेगा। इन टर्न अगर हम देखें तो वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के पाथवे को इनहिबिट करना चाहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, और ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा तो वो और ज़्यादा अमाउंट में बन जाएगा। तो इस पाथवे को इनहिबिट करने के लिए वो कौन सी एंजाइम को इनहिबिट करेगा? फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट खुद एक एलोस्टेरिक कंपोनेंट के जैसे कंट्रोल कैरी ऑन करता है। सिट्रेट भी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 को इनहिबिट करता है। तो सिट्रेट अगर प्रेजेंट है तो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू नया सिट्रेट बनने की
नीड नहीं होगी, क्योंकि सिट्रेट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो क्रेब्स साइकिल से यूटिलाइज होगा, तो मोर सिट्रेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू सिट्रेट नहीं बनेगा, इसलिए सिट्रेट जो है ये इस प्रोसेस को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जैसा कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया, तो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इंक्रीज होगा, क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू बनता है, और PFK1 की एक्टिविटी इन्हांस होगी, ग्लाइकोलाइसिस और इन्हांस होगा। लेकिन फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज की एक्टिविटी इनहिबिट होगी, क्योंकि वापस से ग्लूकोज नहीं बनाना है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करना है। लेकिन इन टर्न अगर ग्लूकोज कम है तो ग्लूकागन की जो है वो प्रोड्यूस होगा, ग्लूकागन प्रोड्यूस होते ही साइक्लिक AMP एक्टिवेट होगा। साइक्लिक AMP क्या करेगा, प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट करेगा। ये प्रोटीन काइनेसिस PFK2 को तो इनएक्टिवेट करती हैं और फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज को एक्टिवेट करती है। इस तरह ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो स्टिमुलेशन है वो डिक्रीज होता है फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट से, जो डीएक्टिवेट करती है PFK1 को और इनहिबिट करता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज को। तो ये जो मैकेनिज्म है ग्लूकागन स्टिमुलेशन का ग्लाइकोजेनोलाइसिस में, ये लिवर में होता है और इसकी हेल्प से ग्लूकोज भी रिलीज होता है ग्लाइकोलाइसिस के अलावा। तो ये हम पूरा PFK जो हमारी फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज है, फॉस्फेट है, उसका रोल देख लेते हैं। ये मैंने बताया था, हम ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, तो पायरुवेट से 1,6 बिसफॉस्फेट बना और इससे जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाना है वो प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस में होता है, और यहाँ एंजाइम चाहिए 1,6 बिसफॉस्फेटेज, क्योंकि वो एक फॉस्फेट को इरेज करेगी। लेकिन अगर ग्लाइकोलाइसिस होगा तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से 1,6 बिसफॉस्फेट बनेगा, और यहाँ एंजाइम है हमारी PFK1। और हमने पढ़ा था रोल फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का, जो कि बिसफॉस्फेटेज को इनहिबिट करता है और PFK1 को एक्टिवेट करता है। इन टर्न ये खुद कैसे बनता है, ये PFK2 से बनता है, और जो साइक्लिक AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसिस हैं वो इस एंजाइम का जो इनएक्टिव 2,6 बिसफॉस्फेटेज का कंपोनेंट है उसको एक्टिवेट करके इसके ब्रेकडाउन में रिस्पॉन्सिबल होती है, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का ब्रेकडाउन में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और हमने ये एलोस्टेरिक रेगुलेशन भी देखा था कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अगर ज़्यादा है तो वो इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा और बिसफॉस्फेटेज को इनहिबिट करेगा, और सिट्रेट भी इस एंजाइम को इनहिबिट करता है। ये हमने एलोस्टेरिक रेगुलेशन में देखा था। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या रोल होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्लड का शुगर लेवल और ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या रिलेशनशिप है। तो पहले हम नॉर्मल ग्लूकोज लेवल देख लेते हैं। ज़्यादातर जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है मैमल्स के अंदर वो 4.5 से लेकर के 5.5 मिलीमोल पर लीटर तक होता है। तो फीडिंग में कितना होता है, फीडिंग जब हमने खाना खाया है तो ये लेवल 6.5 से 7.2 मिलीमोल पर लीटर होता है, और अगर फास्टिंग है तो कुछ टाइम तक हम अगर खाना नहीं खाते हैं तो उस टाइम ये 3.3 से 3.9 मिलीमोल पर लीटर होता है। तो ग्लूकोज यूजुअली हमारी बॉडी में दो अलग अलग तरह के कंपाउंड से बनता है जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं। पहली कैटेगरी में वो आते हैं जिनका डायरेक्ट कन्वर्जन होता है ग्लूकोज में, जिसमें कोई रीसाइक्लिंग इन्वॉल्व नहीं होती है। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे अमीनो एसिड एंड प्रोपायोनेट है, ये डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर हो जाते हैं, तो इनकी रीसाइक्लिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। और दूसरी कैटेगरी में ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको मेटाबोलाइज किया जाता है जिससे ग्लूकोज बनता है। तो लैक्टेट के बारे में देखते हैं। लैक्टेट भी एक ग्लूकोनियोजेनेटिक सबस्ट्रेट है। तो लैक्टेट को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, लैक्टेट कब बनता है, जब हम एनारोबिकली ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उस केस में पायरुवेट की जगह लैक्टेट बन जाता है स्केलेटल मसल्स में और एरिथ्रोसाइट्स में। तो अब ये जो लैक्टेट है इसको क्लियर कैसे किया जाता है, इसको क्लियर लिवर एंड किडनी में किया जाता है वाया कोरी साइकिल या लैक्टिक एसिड साइकिल। थोड़ा सा हम कोरी साइकिल देख लेते हैं। ये लिवर है, ये स्केलेटल मसल है। ब्लड की जो ग्लूकोज है जब स्केलेटल मसल में जाती है तो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाती है और पायरुवेट बनाती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी है
तो इस पायरुवेट की जगह क्या बन जाता है, लैक्टेट बन जाता है। इन टर्न पायरुवेट का ट्रांस अमीनेशन रिएक्शन से वो एक अमीनो एसिड एलेनिन भी बनाता है। अब ये लैक्टेट, ये पायरुवेट और ये एलेनिन वापस से ब्लड में चला जाता है, जो वहाँ से लिवर के अंदर एंटर हो जाता है। लिवर में पायरुवेट फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिवर में ये एलेनिन तो यूरिया साइकिल अंडरगो करता है और एलेनिन से पायरुवेट भी बनता है। पायरुवेट, लैक्टेट भी पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और पायरुवेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना देता है, जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है लिवर में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ब्लड ग्लूकोज को कंट्रीब्यूट करता है और ये एक रिवर्सिबल स्टेप है। तो इस तरह से कोरी साइकिल के अंदर हम देख सकते हैं कि जो भी लैक्टेट बना है उससे भी ग्लूकोज की सिंथेसिस कैसे हो रही है, बट ग्लूकोज की सिंथेसिस मसल में नहीं होती है, उसके लिए उसको ट्रांसफ़र किस में करना पड़ेगा, लिवर के अंदर करना पड़ेगा। दूसरा जो एस्पेक्ट हम देखते हैं, जैसे कि टीएजी, जो हमारे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स हैं, जो एडिपोज टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये भी, इनसे भी ब्लड ग्लूकोज बनती है फैट से, क्योंकि जब टीएजी का डाइजेशन होता है तो फैटी एसिड और ग्लीसरॉल बनता है। अब ये जो ग्लीसरॉल बनता है, ये ग्लीसरॉल से ग्लूकोज बनाई जाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस के पाथवे में। तो यहाँ ग्लीसरॉल से ग्लूकोज कैसे बनाई जाती है, ग्लीसरॉल से पे एक एंजाइम काम करती है जिसको हम बोलते हैं ग्लीसरॉल काइनेज। काइनेज है तो फॉस्फेट लगाई और ग्लीसरॉल 3 फॉस्फेट बन जाएगा। अब इस ग्लीसरॉल 3 फॉस्फेट पे जो एंजाइम काम करेगी वो है ग्लीसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, NAD को यूज़ करेगी, NADH रिलीज करेगी और क्या बन जाएगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और हमें पता है DHAP और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो हैं हमारे ग्लाइकोलाइसिस के सबस्ट्रेट्स हैं और इस तरह से वापस से ग्लूकोज बन जाएगी। तो ग्लीसरॉल का भी जो है वापस से ग्लूकोनियोजेनेसिस बनाने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है ग्लीसरॉल को। जो अमीनो एसिड हैं इनसे भी ग्लूकोज बनती है, तो प्रीडोमिनेंट अमीनो एसिड जिससे ग्लूकोज बनती है वो होता है एलेनिन। एलेनिन से ग्लूकोज बनती है। अभी अभी हमने कोरी साइकिल में देखा था कि एलेनिन ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन करके लिवर में पायरुवेट बना देता है और पायरुवेट बना देता है तो ग्लूकोज बना ही देगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस में इसका यूज़ हो जाता है। तो ये जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हिपैटिक सिंथेसिस में ग्लूकोज की, ये कहाँ से आती है, पायरुवेट से आती है। और पायरुवेट जो है ये कहाँ से आता है, फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से। ग्लूकोज ग्लाइकोजन से भी बनती है लिवर के अंदर, प्रोसेस होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, जो कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कभी। तो ये जो मेंटेनेंस है ग्लूकोज के लेवल का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए और ये लिवर और एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज़ में मेंटेन किया जाता है काफ़ी सारे हार्मोन्स के थ्रू। लिवर के सेल्स ग्लूकोज के लिए परमिएबल होते हैं, इसके लिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। जो सेल्स लिवर के अंदर ग्लूकोज को लेके आते हैं वो होते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू में अदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ये सारे के सारे ट्रांसपोर्टर्स इंसुलिन से रेगुलेटेड होते हैं। तो हम कुछ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स देख लेते हैं कहाँ पे प्रेजेंट है। ये वाले जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं ये फैसिलिटेटिव बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टर्स हैं, मतलब ग्लूकोज को दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करते हैं फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन के थ्रू। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फर्स्ट ब्रेन, किडनी, कोलन, प्लेसेंटा और एरिथ्रोसाइट में प्रेजेंट होता है और इसका काम होता है ग्लूकोज का अपटेक करना। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 अभी हमने देखा था लिवर में प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाटिक बी सेल में प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड किडनी में प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर थर्ड ब्रेन, किडनी एंड प्लेसेंटा में प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फोर्थ हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स और एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होता है। इस पर क्वेश्चंस आते हैं CSIR नेट के, इसलिए हमें ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कहाँ पे प्रेजेंट है ये पता होना चाहिए। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। दूसरी कैटेगरी के होते हैं सोडियम डिपेंडेंट, लेकिन इनकी डायरेक्शन एक ही होती है, यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसमें सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फर्स्ट आता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन एंड किडनी में होता है और ये क्या करता है ग्लूकोज लेता है ल्यूमन से और इन टर्न सोडियम आयन रिलीज करता है। तो ये कुछ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर थे। ये था हमारा पार्ट 3 ग्लूकोनियोजेनेसिस का। माई सेल्फ डॉक्टर आरती शर्मा फ्रॉम सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस अजमेर। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड लाइक
ज़रूर करना। पार्ट 4 में हम CSIR नेट के ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।